गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने डीके गोयल सर की बुक से सैंपल पेपर 1 स्टार्ट कर रखा था और सैंपल पेपर 1 के अंदर हमने अब तक 20 एमसीक्यू इंक्लूडिंग जो उनमें इंटरनल चॉइसेस थी 7 क्वेश्चंस की, वो यानी टोटल 27 क्वेश्चन तो हमने क्या कर लिए। 27 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए रिगार्डिंग टू एमसीक्यू। और 3-3 नंबर में हमने 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अप टू 19 तक शायद हम क्वेश्चन कर चुके थे। 19 का मेन क्वेश्चन हमने कर लिया था, और वाला क्वेश्चन हमें अभी अटेम्प्ट करना बाकी था हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वहीं से। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बुक जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर उठाया है वो डीके गोयल सर की बुक से उठाया है। और डीके गोयल सर की बुक से एक सैंपल पेपर जो है हमने लिए हैं, ऐसे 10+1 11 सैंपल पेपर उन्होंने दिए हैं, जिनमें एक सीबीएसई के द्वारा इशूड है और 10 सैंपल पेपर उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इन सैंपल पेपर्स को यदि हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो होप सो कि हम 100 आउट ऑफ 100 की रेंज में आने की कंडीशन में आ सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि हमें ये ऑनेस्टली कंप्लीट करने हैं। अगर ऑनेस्टली कंप्लीट कर पाएंगे तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो हम सैंपल पेपर 1 पर चलते हैं। सैंपल पेपर 1 पर हमने जो है टोटल अब तक 19 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पोर्शन हमें देखना था, मेन हमने कर लिया था। आइए और पर चलते हैं, क्या कहता है और वाला पोर्शन देखिए। इसमें लिखा है, ए कंपनी हैड ₹25 लाख 7% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ऑलरेडी इशूड डिबेंचर है ये 25 लाख रुपए के, जो कंपनी के पास अभी 1 अप्रैल 2019 को है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का लोन लिया है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर ₹6 लाख, और जिसके लिए 6 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी ने रखे हैं। पास द जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड ऑल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट एज डेट 31 मार्च 2020। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इस बात को क्लियर करें कि भाई 25 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी इशूड हैं, तो ये तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर के अमाउंट में हम इसे शो करेंगे, प्रीवियस ईयर फिगर के तौर पे शो करेंगे। और अब 5 लाख का लोन लिया है तो वो करंट ईयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। और 6 लाख के जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किए हैं उनको हम बैलेंस शीट में शो करते नहीं है, लेकिन करंट ईयर में लोन 5 लाख के साथ साथ 25 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी हम ऐड करके शो करेंगे। तो टोटल 30 लाख रुपए हमारे बैलेंस शीट में एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तौर पे दिखाए जाएंगे। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन हमने देख ही लिया है, पढ़ लिया है, तो क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री की। क्वेश्चन नंबर 19 का हम और वाला पोर्शन कर रहे हैं, और वाला पोर्शन। तो पहली जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे, आपको फॉर्मेट बनाकर एंट्री पास करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेट अगर हम बनाएं तो जर्नल एंट्री के लिए क्या फॉर्मेट बन जाएगा, देखिए। दो ही जर्नल एंट्री पास होंगी, तो ये इस तरीके से हम फॉर्मेट इसका ड्रा कर लेंगे। ये हमारा डेट का कॉलम हो जाएगा, ये हमारा पार्टिकुलर सा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लेंगे अपना लेजर फोलियो।
देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लीजिए, यहाँ डाल लीजिएगा डेट, पार्टिकुलर्स। देखिए आपको एग्जाम में फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है। देखिए मैं यहाँ बिना फॉर्मेट के भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है ताकि एग्जाम में आपके नंबर ना कटे किसी भी सूरत में ना। तो नोट नंबर यहाँ लेजर फोलियो, और ये डेबिट विद अमाउंट, क्रेडिट विद अमाउंट। ठीक है। अब पहली एंट्री, अब अगर इसकी डेट की बात करें तो डेट देखिए क्या दी है हमें। यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 2019 को, ये तो ऑलरेडी इशूड है तो इनको लेने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, अब डेट इसमें दी नहीं है कंपनी ने लोन कब लिया है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर 1, कंपनी ने लोन लिया है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब जिस भी बैंक से लोन लिया है आप उसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज बैंक लोन के नाम से सिंपल एंट्री पास कर सकते हैं। लोन है 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का आपका ये लोन आ जाएगा। नरेशन में हम लिख देंगे लोन इज टेकन अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी एज वेल एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। सेकेंड एंट्री जो हमें करनी है दैट इज कि हमने डिबेंचर्स को इशू किया है जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे। तो कोलेटरल सिक्योरिटी पे हमने देखा था कि एमसीक्यू कि डिबेंचर जब इशू करते हैं तो क्या यूज करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ जाएगा हमारे पास टू परसेंटेज डिबेंचर। अब ये परसेंटेज डिबेंचर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 7% डिबेंचर्स हैं। कौन से हैं, 7% डिबेंचर्स। तो लीजिए 7% डिबेंचर्स के नाम से हम इसे लिख देंगे 7% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के इशू किए हैं, 6 लाख रुपए के, तो हम इसे 6 लाख रुपए एज इट इज शो कर देंगे। ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री। नाउ क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएं। बैलेंस शीट किस तरीके से जो है बैलेंस शीट में हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो वो भी दिखाएं। तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ड्रा कर लेंगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं, आपको दोनों साल के डाटा आपको यूज करने हैं। दोनों साल के डाटा का मतलब किससे हमारा, एक तो प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। ये हमारा जो है पार्टिकुलर्स के लिए हो जाएगा, ये नोट नंबर के लिए है, और साथ ही साथ हम लोग रख लेंगे अपना करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट। चलिए मैं यहाँ रेड पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर। अब मुझे करंट ईयर की डेट बताइए, इसने 31 मार्च 2020 है ना, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 में हम ये लिख लेंगे 31 मार्च 2020। और प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें तो डेट है 31 मार्च 2019, या आप इसको 1 अप्रैल 2019 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में हमें ये अमाउंट में चाहिए, अमाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन और लगा लेते हैं। लीजिए, ये हमारा हो जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड, ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे पहले मेजर हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, क्योंकि अभी यहाँ शेयर होल्डर फंड का कोई जिक्र नहीं है, तो हम सीधी मेजर हेडिंग लेकर चलेंगे। कौन सी, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरे पास क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 1 हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड हैं,
तो ये ऑलरेडी इशूड है, तो ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, तो आप इसे प्रीवियस ईयर में बिल्कुल शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इसके लिए मुझे कोई नोट नंबर नहीं बनाना। अब जो नोट नंबर मुझे प्रिपेयर करना है, वो किसके लिए प्रिपेयर करना है नोट नंबर? दैट इज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक लोन एंड डिवेंचर्स जो हमने इशूड किए हैं, उनके लिए हमें ये बनाना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नोट नंबर, और नोट नंबर 1 मैंने लिख दिया, दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास क्या है, 7% डिबेंचर्स। तो 7% डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं? 25 लाख रुपए के तो डिबेंचर ऑलरेडी थे मेरे पास, प्लस मैंने 6 लाख रुपए के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए, तो टोटल मेरे पास कितने के हो गए, 31 लाख रुपीज के। इसमें से आप लेस करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी पर जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी पर जो डिबेंचर सस्पेंस के नाम से आपने डिबेंचर इशू किए हैं, दैट विल बी डिडक्टेड। 6 लाख रुपए आप यहाँ पर माइनस करके चलेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट कितना, दैट इज 25 लाख। अब इसमें आप ऐड करें जो आपने बैंक लोन लिया है। बैंक लोन कितने रुपए का लिया है? बैंक लोन 5 लाख रुपए का। तो टोटल अमाउंट मेरे पास बन जाएगी 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए के अमाउंट को आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो यू विल प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ बैलेंस शीट, और इसके ऊपर नाम दे देंगे, बनाया क्या हमने, बैलेंस शीट बनाई है। तो आप यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम हमें गिवन है, और ये एज एट हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019 के लिए, दोनों साल के डाटा आप इसमें दिखाकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का। और आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, मेरे पास दिया है चारू, दिव्या, ईशा, 3 पार्टनर हैं, और जिनका ये बताया गया है कि भाई पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग transactions on the dissolution of firm after various assets and external liabilities have been transferred to realization account। यानी कि हमने एसेट्स लाइबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है। ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफर करने के बाद आपको इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इसके लिए मैं यहीं पर स्पेस साइड में यूज कर लेता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए जर्नल एंट्रीज को समझने में। देखिए, पहला पॉइंट दिया है, unrecorded assets of rupees 40,000 was given to an unrecorded creditor of rupees 60,000 in the settlement of his claim of rupees 45,000 and balance was paid to him in cash। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000 रुपए के, ठीक है। 60,000 रुपए के, 60,000 में से 45,000 के क्रेडिटर को हमने क्या कर दिया, 40,000 रुपए की एक एसेट दे दी, ठीक है। 40 सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, क्रेडिटर ऑफ 60,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 45,000 एंड बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। तो हमने 45,000 के लिए 40,000 की क्या दे दी, उसको एक एसेट दे दी। तो जो इस तरीके की एसेट हम पेड करते हैं क्रेडिटर को एसेट्स, तो उसके लिए तो कोई जर्नल एंट्री देखिए पास करते नहीं है। अब बचा क्या, 60,000 में से 45,000 अगर माइनस कर दें, तो 15,000 की अमाउंट अभी बची हुई है, जो हमें उसे पेड करनी पड़ेगी। अब उसे पेड करने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि पेमेंट हो रही है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक के नाम से हम ये एंट्री पास कर देंगे। 15,000 से मेरी ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? अंकित, दीपेंद्र, मनीषा, मयंक, निशांत, सीमा, अविका, दीपांशु। चलो ठीक है, फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट एंट्री पर।
नेक्स्ट एंट्री क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अ मोटर बाइक विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। मोटर बाइक है जिसको अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बुक्स में। वाज टेकन ओवर बाय चारू। चारू ने इसको ले लिया ₹10,000 में। वेयर एज इट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज ₹15,000। अब देखिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहे कितनी भी हो उसकी, लेकिन लिया कितने में है चारू ने, 10,000 में। तो हम ये लिख देंगे भी चारू ने हमारी मोटर बाइक की वैल्यू कितनी लगाई है, ₹10,000 लगाई है। तो ₹10,000 की अगर उसने वैल्यू लगाई है तो 10,000 के हिसाब से हम एक एंट्री यहाँ पास कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कि चारू ने ली है, और क्या ली है, एसेट्स ली है। ठीक है, चारू ने क्या ली है, एसेट्स ली है। तो एसेट्स लिए तो हम लिख देंगे चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि रियलाइजेशन में ये वैल्यूड होती है, अगर हम डालते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करते। लेकिन फिलहाल चार उन्हें 10,000 में ले ली, तो 10,000 यहाँ पर आप लिख देंगे। ना ये थर्ड पर चलते हैं। क्रेडिटर टू whom firm owed ₹50,000 accepted stock ₹30,000 at a discount of 20% and balance in cash। अब ₹50,000 के हमारे क्रेडिटर थे, उन्होंने एक स्टॉक को ₹30,000 के स्टॉक को एक्सेप्ट कर लिया 20% डिस्काउंट पर। यानी कि 30,000 का 20% अगर बात करें तो ₹6,000 बनता है। तो 30,000 का स्टॉक उन्होंने हमसे कितने में ले लिया, 24,000 में। अब 50,000 के क्रेडिटर को हमने ₹24,000 तो दे दिए वाया स्टॉक। अब बचा कितना बैलेंस उसका, ₹26,000। तो 26,000 का जो अमाउंट है वो हम उसे नगद में पेड कर रहे हैं, नगद में पेड कर रहे हैं। तो सेम एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं 26,000 की। तो ये हमारी इसके लिए एंट्री हो जाएगी। एंट्री नंबर 4 पर आइए। ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या है देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है एक्स एन ओल्ड कस्टमर whose account of ₹20,000 was written off as bad in the previous year। कह रहा एक्स एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने पिछले साल ₹20,000 बैड डेट के तौर पे शो कर दिया था। नाउ पेड 40% ऑफ अमाउंट एज रिटर्न ऑफ। जो पैसा हमने राइट ऑफ कर दिया था उसका उसने कितना दे दिया मुझे, 20%, 40% दे दिया, सॉरी 40% दे दिया, नॉट 20%, 40% दे दिया। तो सीधी सी बात है, मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई, तो मैं पैसा रियलाइज करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज का आ रहा है वो हम नरेशन में लिख देंगे। ये टोटल कितना आ जाएगा, ₹8,000, ₹8,000 मैंने रिसीव कर लिए। आइए फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, ईशा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। उसने अपनी पॉकेट से खर्च कर दिए। एंड सी वाज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ ₹25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिजोलेशन प्रोसेस। कह रहा डिजोलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे हमने ₹25,000 रेम्युनरेशन फिक्स किया था, और ₹20,000 का खर्चा उसने अपने पॉकेट से कर दिया। अब 20,000 का खर्चा उसने अगर अपनी पॉकेट से कर दिया तो इसके लिए तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री फॉर दिस वन। लेकिन ₹25,000 क्योंकि रेम्युनरेशन के उसे मुझे देने थे, तो हम उसके लिए एंट्री लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशाज कैपिटल अकाउंट, टू ईशाज कैपिटल अकाउंट। 25,000 से हम ये एंट्री एक पास कर देंगे। नेक्स्ट वन है दिव्याज लोन 40,000 वाज डिस्चार्ज्ड एट ₹42,000। दिव्या का जो लोन था 40,000 का, वो हमने 42,000 में राइट ऑफ कर दिया, पेड कर दिया। तो ये तो पर्सनल जो है थर्ड पार्टी लोन है, तो इसकी एंट्री इसी के नाम से करेंगे, दियाज लोन अकाउंट डेबिट ₹40,000, और हमने दिए कितने इसको, टू बैंक अकाउंट ₹42,000। तो मतलब ₹2,000 हमने इसको एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो हमारे लिए हो गया लॉस, उसको हम उठा लेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये 6 एंट्री इस तरीके से हम इसकी कर देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर में 6 ट्रांजेक्शन यानी आधे आधे नंबर के देखा है, नरेशन आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, 3 मार्कर क्वेश्चन का एक पार्ट। ABC 3 पार्टनर हैं, 3 2 1 में लाभानी बांटते हैं। डी वाज एडमिटेड
into firm with 1/4 share which he got 3/16 from दिया है from A and 1/16 from B। इट मींस ए और बी का सैक्रिफाइस शेयर दे दिया। ए और बी का क्या दे दिया हमें? सैक्रिफाइस शेयर दे दिया। अगर इन दोनों का ये सैक्रिफाइस शेयर है, लो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। भाई हमें यहाँ पर ए बी और सी का रेशो दिया है 3:2:1 और डी को हमने एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए। और ये अपना हिस्सा ए और किससे ले रहा है? बी से, जिसमें ए फ्रोम हिज शेयर अपने हिस्से में से कितना दे रहा है? 3/16। बी फ्रोम अपने हिस्से में से कितना दे रहा है? 1/16। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशो तो यहाँ क्लियर हो गया, हमारे पास 3:1 है। ठीक है, अगर हमने नया रेशो निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा कि ए के ओल्ड रेशो में से ए का सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो लिख देंगे एज न्यू शेयर। ओल्ड रेशो कितना है इसका? 3/6 माइनस में सैक्रिफाइस कितना है? 3/16। ऐसे ही बी का नया शेयर अगर हमें निकालना पड़े तो कैसे निकल जाएगा? 2/6 माइनस में 1/16। और सी का एज इट इज शेयर रह जाएगा, सी इज न्यू शेयर, जो उसके पास पुराना हिस्सा है 1/6। और डी का हिस्सा हमने दे ही रखा है, डी इज न्यू शेयर, दैट इज 1/4। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास नया हिस्सा सभी का आ जाएगा। देख लीजिए सोल्व करके, 6 और 16 इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 6×8 48 और 16×3 48, तो 48 हमारा जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 6×8 48, 8×3 24 माइनस में 16×2 32, 16×3 48, 3×3 9, 14 में से 9 गए 5, 1 15/48 इसका हिस्सा आ गया। अब इन दो को हमें पता है, इन दो का हिस्सा हमें, तो इनको 48 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8/8 एंड 12/12। तो इस हिसाब से इनका हिस्सा कितना आ जाएगा? 8/48 और 12/48। तो 12 और 8 20, 20 और 15 35, टोटल है 48। 48 में से 35 घटा दें तो 13/48 मेरे पास इसका हिस्सा आ जाएगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी और डी क्या बन गया? दैट इज 15:13:8:12। जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज कर लेंगे, नहीं तो ये मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट समझाने की कोशिश की है। कई बार हम लोग इस पॉइंट में फंस जाते हैं और बच्चे एक गलती गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि वो 1/4 को 3/16 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/4 को 1/16 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसको दूर करने के लिए मैंने ये सब सोल्व करके दिखाया, जरूरत पड़ी तो हम यूज भी कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज एग्रीड। कह रहा है टोटल कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबकी कैपिटल कितनी होगी? 1,20,000 रुपए। और डी ब्रोट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4। कह रहा है डी 1/4 हिस्से के लिए अपनी कैपिटल लाएगा। The capital of other partners also had to be adjusted in the ratio of their respective share in profits by bringing in or paying cash। लाकर या ले जाकर उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। तो इसका मतलब ये कैपिटल के एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। आइए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपके पास जो चीजें गिवन थी मैं वो लिख देता हूं। एबीसी का रेशो गिवन था 3:2:1, डी का हिस्सा में दिया था 1/4, ए और बी का सैक्रिफाइस दिया था 3:1, और हमने इसको जो है शेयर में कन्वर्ट, मतलब शेयर दे रखा था, हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया। ये सैक्रिफाइस से रेशो है इसका। उसके बाद हमने ए बी सी और डी का नया रेशो निकाल लिया था, दैट इज 15:13:8:12। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और यहाँ पर टोटल कैपिटल फिक्स की गई है। टोटल कैपिटल जो है वो फिक्स की गई है, ए की, बी की, सी की और डी की, यानी कि फर्म की 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए की कैपिटल में डी का शेयर निकाल लीजिए पहले। डी कैपिटल कितनी बनेगी? डी की कैपिटल हो गई 1,20,000 में 1/4 हिस्सा, दैट इज 30,000। तो 30,000 रुपए तो ये नगद लेकर आए। अब कह रहे हैं
कि ए बी सी की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है उनके नए रेशो में। तो आइए ए बी सी की कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहां कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,20,000 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लीजिए। ये ए की कैपिटल आ जाएगी, ये बी की, ये सी की और ये डी की। नए रेशो में बांटने पर हमारे पास ये कैपिटल आ जाएगी। अब टोटल बन रहा था कितना इसका 48। तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000 इंटू 15/48 इंटू 13/48 इंटू 8/48 और इंटू 12/48। तो ये इनकी नई कैपिटल मेरे पास आ गई। आइए नई कैपिटल को चेक करते हैं कितनी बन रही है। देखिए ये बन रही है 48 एकम 48। तो ये कट जाएगा 12 चौक 48 और 12 पे पूरा पूरा कट जाता है, 48 पे भी कट जाएगा मेरे ख्याल से। 5 चौके 20, 12 से ही काट देता हूँ थोड़ा। 12 चौक 48 और 12 धाई 120, 10,000। 4 पे कट रहा है तो मैं 4 को ऐसे काट लेता हूँ। 15, 4 जीरो डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 4 तिये 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 37,515 हिस्से के लिए कैपिटल बनी है। ठीक है, तो अब 13 हिस्से के लिए कैपिटल निकाल लेते हैं। 4 से काटने पर ये कितना आ जाएगा 1,30,000 डिवाइडिंग बाय 4 दैट इज 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 32,500। 8 हिस्से के लिए क्या आ जाएगी 80,000 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 20,000। और 12 हिस्से के लिए तो हमारे हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, कितना आ गया 30,000। बताइए ये कैपिटल हमारे पास आ गई। अब क्या कहता है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं एक बार और। कहता है डी नगद कैपिटल लाया और अदर पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके रेशो में। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए आगे थोड़ा सा और भी दिया होगा, ये रहा। ये दिया है कैपिटल ऑफ ए बी सी, capital of ABC after all adjustment related to revaluation of assets and reassessment of liabilities 40,000, 35,000 and 30,000 रिस्पेक्टिवली दी गई है। तो नई कैपिटल ऑफ एबीसी निकालिए, कैलकुलेट न्यू कैपिटल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। और नई आपको एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। तो नई कैपिटल हमने निकाल ली। अब देख लेते हैं कितना लाए कितना ले गए। 40, 35, 30 इनकी ओल्ड कैपिटल है। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए ये इनकी नई कैपिटल है, यहाँ पर इनकी ओल्ड कैपिटल दी है that is 40,000, 35,000 एंड 30,000। ऑप्शन यही दी होगी 40, 35 से 30। ठीक है, अब इसका जो है यहाँ पर आप क्या कर लेंगे डिफरेंस कर लेंगे। देखिए ए की पुरानी कैपिटल 40 थी, नई 37,500 है। तो ये तो 2,500 अपने विड्रॉल कर लेंगे, है ना। ये तो विड्रॉल कर लेंगे अपनी कैपिटल के। अब यहाँ पर नई है 35 और पुरानी 32,500। तो ये भी 2,500 कैपिटल क्या कर लेंगे विड्रॉल कर लेंगे। ये नई पुरानी है 30 और नई है 20। तो ये 10,000 रुपये क्या कर लेंगे विड्रॉल कर लेंगे ये भी। और ये 30,000 रुपये पुरानी थी नहीं, तो ये 30,000 रुपये लाएंगे। तो इनकी जर्नल एंट्री क्योंकि हमसे पूछी गई है, तो आप जर्नल एंट्री में लिख दीजिएगा जो लाए हैं उनके लिए लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 30,000 और 30,000 रुपये। ठीक है, ये तो लाए हैं। और दूसरा जो लेकर गए हैं उनके लिए लिख दीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये देखिए ये ले गए हैं कितने 2,500, ये भी 2,500 और ये 10,000 रुपये वापिस ले जा रहे हैं। टोटल मिलाकर 15,000 रुपये बैंक से विड्रॉल हो रहे हैं। तो ये हमें करना था। अब हमने नया रेशो जो निकाला वो दैट इज द यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल। तो ये भी हमारा बेकार नहीं गया, हमने बिल्कुल सही निकाला। तो वर्किंग नोट में आप इसको शो कर सकते हैं। तो होप सो क्वेश्चन नंबर जो है 21 आपको क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अंकित, मनीषा, मयंक, निशांत, सीमा, अविका एंड दीपांशु
प्लीज एक बार मुझे बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हुआ, कैसे करना है? अगर क्लियर हुआ तो बहुत खुशी की बात है। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब 22वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का, तो इसको भी कर ही लेते हैं, ताकि इस पोर्शन से मेरे 3 और 4 के क्वेश्चन खत्म हो जाए, और फिर पार्ट बी से 3 और 4 के क्वेश्चन हम लोग कर पाए। चलिए, यहाँ पर लिखा है शिवप्रिय लिमिटेड। शिव की प्रिय, शिव की प्रिय कौन है? बताइए, शिव की प्रिय कौन है? दैट इज द क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वाज formed with a nominal share capital of rupees 50 lakh divided into 50,000 shares of 100 each, यानी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, तो ये इसकी कौन सी कैपिटल हो गई? रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई, या ऑथोराइज्ड कैपिटल आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई है इनकी। ठीक है। कंपनी ने ऑफर किए 30,000 शेयर टू द पब्लिक, पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल शेयर 100 रुपए का है, 30 और 30 कितने हो गए? 60। तो बैलेंस कितने बचे? 40। तो 40 रुपए हम यहाँ पर ले लेंगे। अब कह रहा है duly received application were received for 28,000 share, all money payable on allotment was duly received except on 500 shares held by X, first and final call was not made by the कंपनी के द्वारा फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी नहीं गई। तो यहाँ पर एक बात, मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ ले चलता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, इसने मेरे से क्वेश्चन में ये रखा है कि भाई बताइए, हाउ वुड यू शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ शिवप्रिया लिमिटेड, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। तो जो कैपिटल की प्रेजेंटेशन होती है ना, दैट इज वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कौन सी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के क्योंकि दो पोर्शन होते हैं बेटा, एक तो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। कौन सी? फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और एक होती है नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी? नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। ठीक है, नॉट फुली पेड अप, कॉल्ड अप भी नहीं है और पेड अप भी नहीं है। तो इनमें ध्यान रखिएगा, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, मान लो 100 रुपए है यहाँ पर, और अगर 100 रुपए ही मांग लिए गए होते तो ये कहलाते हैं फुली कॉल्ड अप, और अगर 100 के 100 ही मिल जाते तो ये कहलाते हैं फुली पेड अप ऑल्सो। तो फुली कोल्ड अप और फुली पेड अप की कैटेगरी इसका मतलब यहाँ पर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? यहाँ पर कारण क्या है, बता दीजिए जरा। क्योंकि कह रहा है 100 रुपए के शेयर में से, 100 रुपए के शेयर में से हमने केवल 30 रुपए एप्लीकेशन के और 30 रुपए अलॉटमेंट के ही मांगे हैं, बाकी तो हमने मांगे ही नहीं। लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, ये नहीं मांगी। तो क्या मतलब हुआ इसका? 60 रुपए कॉल्ड अप है इसका मतलब। तो इसका मतलब फुली कॉल्ड अप नहीं है। तो हमारी ये कैपिटल जो होगी ये प्रेजेंट की जाएगी, है ना। इसको हम प्रेजेंटेशन में लेकर चलेंगे, और ये कितनी बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑथोराइज रजिस्टर्ड कैपिटल तो हमारी हो गई 50 लाख, कोई डाउट ही नहीं है। ऑफर्ड हो गई 30,000 गुना 100, मतलब 30 लाख रुपए की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेन बात है मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब उसमें 28,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। थोड़ा सा मैं यहाँ यहाँ पर आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 28,000 के लिए एप्लीकेशन आई है मेरे पास, और उन पर मैंने मांगे कितने हैं? 60 रुपए मांगे हैं। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी? 4 जीरो लगा देते हैं। 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16,80,000 रुपए मेरे पास आने चाहिए थे। लेकिन इनमें भी 500 के एक होल्डर ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, यानी कि 15,000 रुपए मुझे नहीं दिए। तो 16,80,000 में से 15,000 अगर मैं माइनस कर दूं, तो 16,65,000 रुपए की मेरी कैपिटल की क्या आ जाएगी? प्रेजेंटेशन। अब 16,65,000 की कैपिटल की प्रेजेंटेशन आपको बखूबी करनी तो आती ही है। देखिए, मैंने ऊपर एक बैलेंस शीट बनाई थी इसके लिए, अभी एक क्वेश्चन के लिए, ये वाली बैलेंस शीट सेम फॉर्मेट हम मेंटेन करेंगे, और ऐसे नीचे जाकर एक नोट नंबर हम तैयार करेंगे। ठीक है, नीचे आके क्या करेंगे? एक नोट नंबर तैयार करेंगे। उस नोट नंबर में ऑथराइज्ड कैपिटल की प्रेजेंटेशन करेंगे, ऑथराइज्ड कितनी है, इशूड कितनी है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में
सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तो नील हो गई, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की अगर बात करें तो 16,65,000 कैसे आएगी वो मैंने आपको बता दिया, तो उसे आप यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप खुद से करके देखें। आइए चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी के जो 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। लीजिए, इनके 30 तक तो हो ही गए थे। आइए, एक क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, दैट इज under which major headings and subheadings will the following items to be shown in the balance sheet as per schedule third part 1 of company act 2013। तो आपको मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। चलो मेजर हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में बात करते हैं। आइए, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यहाँ पर आप उसकी लिखिएगा मेजर हेडिंग, यहाँ पर लिखिएगा सब हेडिंग। तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की मेजर हेडिंग कौन सी हो गई, दैट इज शेयर होल्डर फंड। और आता किसमें है ये, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लोन ऑफ 1,000 पेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद पेबल है, तो मेजर हेडिंग हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज, आएगा किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड है, तो करंट लाइबिलिटीज, और किसमें आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ट्रेडमार्क्स किसमें आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में, और लिखेंगे किसमें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। किसके अंदर आएगा, प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स है ना, तो इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या है, प्रोविजन फॉर वारंटीज। अब प्रोविजन फॉर वारंटीज नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में चली जाएगी, किसमें, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। कैपिटल एडवांसेस भी क्या है हमारे लिए, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी है, और किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी कैपिटल एडवांसेस। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें लगने में तो ये ऐसा लग रहा है कैपिटल एडवांसेस, हमने इसको साथ गलत कर लिया, हम ये गलत कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस पर मेरी बात सुनिए जरा एक बार। कैपिटल एडवांस का मतलब है हमने किसी को पैसा दिया है, हमने किसी को पैसा दिया है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स, और किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हेडिंग में इसको हम शो करके चलेंगे। क्लियर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हेडिंग में हम इसे शो करेंगे। इज इट क्लियर। अगर ये आपको बात यहाँ पर तक समझ में आ गई है तो एक बार थंब इंप्रेशन दे दीजिए प्लीज। अंकित, दीपांशु, मनीषा, मयंक, पुनिया, निशांत, सीमा यादव, अविका बंसल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो। लिखा है, क्या लिखा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको यहाँ पर बनानी है। क्या बनानी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 और 24 का मुझे डाटा दिया गया है, और एब्सोल्यूट अमाउंट दी गई है, और साथ में परसेंटेज चेंज टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। तो परसेंटेज चेंज टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ये तो पता ही है ना कि कॉमन साइज जब बनाते हैं तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माना जाता है 100%। तो आप इसमें दोनों तरफ 100% फिल कर लीजिए पहले तो, ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। लीजिए 100% फिल कर लीजिए। अब देखिए, हमें इस 100% की वैल्यू तो दी है, लेकिन इस 100% की वैल्यू नहीं दी है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो इसका टोटल मुझे दिया है, तो इसका टोटल अगर मुझे दिया है तो 48 + 24 लाख अगर मैं लिख दूं तो ये टोटल हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा तो परसेंटेज कैसे निकलती है, 72/48 × 100, तो 48 तो हो गया 100%, और 24 लाख और ज्यादा है, तो 150% करीब करीब हमारे पास आ गया, तो यानी ये हो गया 50%, और ये हो गया हमारे पास 150%। जो आप फिल कर सकते हो आप फिल कर दीजिए, बाद में इसको आप प्रॉपरली उतार दीजिएगा नोटबुक अपने एग्जाम आंसर शीट पर। अब ये देखिए, ये है हमारे पास 100% और ये है 140% टोटल में, तो ये कितना होना चाहिए, 40%। अगर ये 40% है तो ये किसका 40% है, यानी कि इसका 40% है, और इसके 40% की वैल्यू कितनी दी है, 16 लाख दी है। तो अगर 40% की वैल्यू 16 लाख दी है तो 100% की आप निकाल लें, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 40% की वैल्यू अगर 16 लाख रुपए है तो आपको बता होगा 1% की वैल्यू के लिए हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, और 100% के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना,
जीरो से जीरो कट गई, 4 लाख रुपए इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 40 लाख रुपए, है ना, 40 लाख रुपए। अब देख लीजिए 40 लाख का 40% कितना होता है, 16 लाख ही तो होता है। और यहाँ पर चेक कर लीजिए कि जो है ये 24 लाख 48 लाख का कितना है, 50% है, तो इसको हम टोटल कर सकते हैं, कर सकते हैं, 56 लाख। यहां तक होप्स ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब आइए एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस में चलें तो ये टोटल मुझे दे रखा है 50 और 5 55। तो टोटल में से, क्योंकि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस में लेस करता हूं तब मेरे पास पॉइंट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो यहाँ पर इसको तो मैं कैलकुलेट करके खरीद सकता हूँ फिर, है ना। 140 में से 50 गए 70, 90, 90 में से 5 गए 85। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसको लिखिएगा टोटल में। पहले तो एक काम करिए, पहले इसको लिखेंगे हम टोटल। टोटल कितना है ये, 55%। ठीक है, 55%। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये 10 में से 5 गए 5, 13 में से 5 गए 8, ये हो गया 85%। तो ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। इधर वाले कॉलम को भी अगर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार यहाँ ये पहले इसको फिल करते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 50% है, किसका है भाई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो लिख दीजिए 20 लाख रुपए इसको। ये कह रहा है ये 5% है, अब 50% 20 लाख है तो 5% 2 लाख होगा, सीधी सी बात है। तो इसको लिखिए 2 लाख रुपए। ये कितना हो गया, 22 लाख रुपए। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 56 लाख माइनस में 22 लाख, 4 और 3 34 लाख रुपए। ये लीजिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये दूसरे को पूरा करते हैं। दूसरे में मुझे क्या क्या आइटम मिसिंग है, देखिए ये दिया है 60%। अब 60% किसका है, 48 का, है ना। 60% किसका है, 48 का। तो आप इसको निकाल लीजिए। 48 लाख का 60% कितना होता है, तो 60/100 कर लीजिएगा, जीरो से जीरो कट गई। अगर एक जीरो यहां से काट देंगे तो ये हो गया 4,80,000 इंटू में 6, 8 6 48, और 6 चौक 24, और 4 28, यानी 28,80,000 रुपए। 28,80,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आने के बाद तो बचा ही क्या हमारे पास, देख लीजिए ये 36 लाख है, 72 में से 36 गए 36, ये हो गया कंप्लीट। अब परसेंटेज निकाल लीजिए। बात 7,20,000 जो है वो इसका कितने परसेंट होगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,20,000 डिवाइडिंग बाय 48,000 गुना में 100। मैंने जीरो से जीरो काट लिया ना पहले ही, 4 जीरो यहाँ से काट दी, 4 जीरो यहाँ से काट दी। तो ये कितनी कट गई, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई, इसकी कितनी कट गई 4, तो 72 आ गया, 72। 72/480। तो जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, 5 तिये 15। कितना परसेंट आ गया ये हमारे पास, 15%। 15%। चलिए इसको टोटल करिए, ये हो गया 75%। और 150 में से 75 गए तो कितना बच जाएगा, 60 और 15 75। नहीं, 15% तो नहीं बचा भाई, देखते हैं जरा एक बार, दोबारा गड़बड़ हो गई कुछ। 10% कितना बनता है, 4,80,000। 5% कितना बनता है, 2,40,000। तो 15% बिल्कुल ठीक बन रहा है ये तो। 60 + 15 कितने हो गए, 75। ऊपर कितने, 150। 150 में से 75 गए तो 75 बचने चाहिए, जरा चेक कर लेते हैं ये भी। अब ये कितना है, 36 लाख। तो 50% कितना हो गया, 24। और 25% कितना हो गया, 12। ठीक है, बिल्कुल 75% आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है होप्सो कि आपको समझ में आया है। अंकित, मनीषा, मयंक, सीमा, अविका, बताइए जरा क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन क्लियर है तो थोड़ा आगे चलते हैं, एक 33वां क्वेश्चन और देखते हैं। फिर हमारे 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन सैंपल पेपर 1 से कंप्लीट हो जाएंगे। और होमवर्क में आप 6 मार्क का क्वेश्चन जो है अपने करके देखिएगा। कल हम उस पर क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, संडे है तो क्या हुआ, ले लेंगे क्लास। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करवा के दिखा देंगे, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर हमने सोल्व कर लिया। इसमें करंट लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी है ना, क्या कैलकुलेट करनी है, करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, इन्वेंट्री दी है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, तो ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 170 लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन का हम कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पर आप करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स क्या आ गई आपकी, इसमें लिखिएगा इन्वेंट्री 1,70,000, ट्रेड रिसीवेबल
1,70,000, और मेरे ख्याल से कैश एट बैंक दिया है आपको, कैश एट बैंक, दैट इज 30,000। तो ये कितना हो गया आपके पास टोटल? 34, 340 प्लस 30, 370, 3,70,000 की करंट एसेट्स है। और मुझे साथ में क्या दिया है? करंट रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू। 3,70,000 की तो करंट एसेट्स हैं, और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है, और रेशो कितना है? 1.8/1। पॉइंट हटा दूं तो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर करंट लाइबिलिटी। होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? कोई समस्या नहीं है इसके अंदर किसी तरीके की भी। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट अपॉन नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट अपॉन नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट अपॉन टोटल एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। तो जो मर्जी आप फॉर्मूला यूज करिए, आपका आंसर सेम ही आना है। तो मुझे देखिए क्या दिया गया है, टोटल डेट्स दिए गए हैं, 8% लॉन्ग टर्म डेट दिए गए हैं। इनको अगर डिफ्रेंशिएट कर लूं, मतलब घटा लूं, तो 40,000 का तो मेरे पास क्या आ गया? डेट आ गया। लो 40,000 तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हमें चाहिए क्या? नॉन करंट। हमें दिया है एसेट्स, हमें दिया है करंट एसेट्स, और अगर करंट लाइबिलिटी मिल जाए तो बात ही बन जाएगी, है ना? तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? टोटल डेट कितने हैं मेरे पास? दैट इज 4 लाख, और 8% लॉन्ग टर्म डेट कितने दिए हैं? 3,60,000। तो ये 40,000 भाई करंट लाइबिलिटी आ गई, है ना? ये हमने गलत लिख लिया 40,000, इसको रब करिए यहाँ से। ये 40,000 नहीं, ये तो क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो मेरे पास कितना है? 3,60,000 रुपए है लॉन्ग टर्म डेट्स तो। और बटे में करंट लाइबिलिटी 40 है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट एसेट्स 9,60,000, करंट एसेट्स 280, ये हो गए कितने? 12,40,000 माइनस में 40, यानी कि 12 लाख। तो 12 लाख से इसको कर देंगे आप डिवाइड। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 12 तिया 36, 12 धाई 120, तो ये आ गया 0.3:1। ठीक है, क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है? मैं शेयरिंग रोक देता हूँ आपके साथ, मुझे बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? मनीषा, मयंक, सीमा, अविका। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है, यस अविका, एक बार मुझे बताओ क्या डाउट है आपका? सर क्वेश्चन नंबर 33 में आपने लाइबिलिटी नहीं हटाई ट्रेड रिसीवेबल में से, अच्छा एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन में। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ, एक बार दोबारा से स्क्रीन। चलिए एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रही हैं अविका। क्वेश्चन नंबर 33। यस अविका, एक बार बताओ क्या कहना चाह रहे थे मुझे आप? अविका, सर ट्रेड रिसीवेबल आपने 170 लिया, लाइबिलिटी तो हटेगी, करंट एसेट ले रहे हैं हम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ना? हाँ हाँ, ओके लाइबिलिटी ओके, होगी। चलिए तो ये 3,60 हो जाएगा ना? तो हमारे पास निकल जाएगी, सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगी। हाँ अब तो हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे। चलो, किसी का कोई और डाउट है क्या? हाँ जी, किसी का कोई और डाउट है क्या? मनीषा, मयंक, सीमा। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।